हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं भाग 4 से संबंधित क्वेश्चंस। इससे पहले भी हम जो है वीडियो में भाग 3 से तक हम जो कवर कर चुके हैं पूरी तरह से। मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स मतलब 12 से लेके 35 तक कवर कर चुके हैं पूरी तरह से। देखो, एक बच्चे का टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि सर जो है आपने आर्टिकल जो है 32 तक पढ़ाया था, आर्टिकल 33, 32, 4 और 35 तो आप पढ़ाए नहीं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम वकील बनने नहीं जा रहे हैं, कोई जज बनने नहीं जा रहे हैं कि हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हालांकि मैं आपको पढ़ा दूंगा आर्टिकल 33 में क्या है, 34 में क्या है, 35 में क्या है। बहुत ईजी है, इनमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखो, 33 क्या क्या होता है। अरे आपको मैं पढ़ाई देता हूँ, समय तो बच्चा कह रहा था तो कर ही देता हूँ उसका। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर, जितनी हमारे मिलिट्री में होते हैं अर्धसैनिक, सैनिक, गुप्तचर और जितनी पुलिस सुरक्षा एजेंसी होती है, इनमें काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के फंडामेंटल राइट का जो निलंबन कर सकती है पार्लियामेंट। मतलब आप ड्यूटी पे हैं और ड्यूटी पे आप कहीं कुछ घूम नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आम इंसान की तरह कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट कहाँ है, मैं घूम पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, आज़ादी से आज़ादी से मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो वो काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। आम नागरिकों का से अलग इनका बिहेवियर होता है, उसी अनुसार इनको जो है रूल्स बने होते हैं, एक्ट बने होते हैं, उनके अनुसार इनको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ, क्या है मार्शल लॉ, जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तब लगता है आर्टिकल 34। मतलब व्यवस्था भंग हो जाए पूरी तरह से, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई काम कर रहा हो, तब आर्टिकल जो है 34 लगता है। आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 जो है मूल अधिकारों संबंधित जो भी कानून बनाएगा वो अधिकार पार्लियामेंट बनाएगा। ये पार्लियामेंट की विशेषाधिकार है। आर्टिकल 35 ये पार्लियामेंट को देता है कि पार्लियामेंट ही मूल अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है, न कि राज्य की विधानसभा। राज्यों के पास इसकी पावर, राज्य की विधानसभा के पास कुछ पावर नहीं है मूल अधिकार से संबंधित। ठीक है, तो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है भाग 4 से संबंधित। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, फंडामेंटल राइट से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आपको, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं ताकि आपका जो है एक रिदम बना रहे, फ्लो बना रहे कि हम कहीं नई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, सेम चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भाग 4 से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तब मैं थोड़ा पेपर वर्क करूंगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में भाग 4 में है क्या ऐसा जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, मौलिक अधिकार हेतु राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही है सेम टू सेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 12। न्यायिक पुनर्विधान मुख्य अनुच्छेद में थे, आपको ये पता ही है। ये पीडीएफ उसी में हो गया है, शायद करवा दिया मैंने आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ मैं। हाँ, ये मैंने पीडीएफ करवा दिया आपको। ये पिछली पीडीएफ भी तो करवाया था लेक्चर में मैंने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ये तो मैंने करवा दिया आपको पिछले लेक्चर में, शायद जो पीडीएफ एक ही बना दिया क्या। तो यहाँ से अब हम जो है, वो मैंने पीडीएफ शायद वो एक ही पीडीएफ कर दिया शायद। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 4। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम पेपर वर्क करूंगा, उसके अनुसार हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, संविधान का भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में डीपीएसपी, डीपीएसपी इंग्लिश में बोलते हैं इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं इसको जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो होता है राज्य की कोई नीति बनाएगा, उसको गाइड करने के लिए क्या होंगे, कुछ पॉइंट होंगे,
पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए राज्य जो है कानून नीति बनाएगा और कानून बनाएगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब पहले से ही कागज में लिख दिए गए हैं कुछ पॉइंट, ये ऐसे 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 ऐसे। आप जब कानून बनाएंगे, मतलब पार्लियामेंट या सरकार कानून बनाएगी, तो वो इनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी कि भाई इसमें भी ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। पर इनका नेचर जो क्या है वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब सरकार मना भी कर सकती है कि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी खास बात है। और इसके बाद हम जो एक खास बात और ये है कि ये इसके हनन पे आप जो है कहीं कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाग 3 में जब फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनका हनन होने पर, वॉल्यूशन होने पर कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। पहली बात तो क्या होता है, एक पॉइंट में लिख देता हूं कि इनके हनन होने पर, ये हनन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते। पहली बात तो लिखे, ठीक है। ये सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है। इन चीजों को, बात को हमें खासकर ध्यान रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक। डीपीएसपी कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो डीपीएसपी हमने किया है 3 श्रेणियों में। अब मैं बताता हूँ कौन सी 3 श्रेणियां हैं। देखिए, डीपीएसपी जो है 3 श्रेणियों में, नंबर 1 होता है, नंबर 2 और नंबर 3। पहली श्रेणी है समाजवाद, समाजवाद या समाजवादी कह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनसे लगता है कि समाजवादी विचारधारा को या सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात हो रही है, तो उनको एक लिस्ट में शामिल किया गया है, उनको डिवाइड, उनका पार्टीशन किया गया है। हालांकि ये पार्टीशन संविधान में नहीं है, लेकिन हम एक संवैधानिक विशेषज्ञों ने या कुछ अच्छे लोगों ने मान लिया है कि इससे समाजवाद की या सामाजिक न्याय की जो है स्थापना होती है, तो उनको जो अलग से जो है बना दिया गया है, ठीक है। तो इसमें शामिल है। दूसरे होते हैं गांधीवादी। गांधीवादी गांधीवादी मतलब होता है जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, उनके अनुसार कुछ पॉइंट लिए गए हैं, जैसे पंचायतों की स्थापना करना, उनको जो बढ़ावा देना, गौरक्षा को बढ़ावा देना, या जो जितने भी नशीली ड्रग्स होते हैं, मदरा होती है, उनको बैन करना, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। और जो उदारवादी होते हैं, जो उदारवादी मतलब जो कि इनका होना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको इन्वायरमेंट हुआ, आपका और करप्शन हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है, शिक्षा हुई, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो इन संबंधित सारे एमसीक्यू आने वाले इसी स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे। सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा डीपीएसपी की विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं है? जैसे मैं अभी बताया कि ये आप क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है। वेरी गुड, ये तो इसका आंसर है। आप इनके हनन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। हो गया जी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि ये परीक्षा में पूछा जाता है। डीपीएसपी का विचार किस देश से लिया गया है? डीपीएसपी का विचार लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी देश के शासन के मूलभूत हैं? तो ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 36 में राज्य को डिफाइन किया गया है, जैसे आर्टिकल 12 में किया गया है। क्या किया गया है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा परिभाषा दी गई है। मतलब दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि जे डीपीएसपी हैं वो शासन के क्या हैं? मूलभूत हैं। मूलभूत मतलब शासन को उनको जो है लागू करना कर्तव्य के तौर पर बताया गया है। क्या है? इनका कर्तव्य है इनको लागू करे, लेकिन क्या है, कर्तव्य तो है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी के लागू करना ही करना है ऐसा नहीं। ओके, तो क्या है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी देश की शासन के मूलभूत है? तो आर्टिकल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार किसका हिस्सा है? तो जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का किसका किस अनुच्छेद में है? तो ये किस में है? आर्टिकल 39A में। संसाधन के समान वितरण से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है? ये सब समाजवादी वाले चल रहे हैं, मतलब मान लीजिए देखो, आपने देखा हुआ लास्ट क्वेश्चन देखा हुआ कि जीविका हुई, साधन हुए, ठीक है, सामाजिक न्याय हुआ,
संसाधन हुए, समाज वितरण हुआ, तो क्या लग रहा है तुम्हें? इसमें सामाजिक न्याय की बात हो रही है। तो इसलिए ये जो टीपीएससी पढ़ रहे हैं, ये वाले पॉइंट वाले, ये सब समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, इसलिए कहते हैं कि ये समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसमें? 39 बी। कौन सा डीपीएसपी समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाता है? हम सभी को पता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है और आय और प्रतिष्ठा और सुविधाओं अवसर की समानता को हमें स्थापित करना है। ये कहता है आर्टिकल 38। ठीक है, तो ये मैंने क्या खत्म थे कि समाजवादी विचारधारा पे आधारित है। जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की स्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 और समाजवादी सिद्धांतों पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है डायरेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आप याद कर लेना, ये है आर्टिकल 39A। 39A इसलिए जोड़ा गया इसमें, देखो कि पहले मूल संविधान में जो है ये शामिल नहीं था, लेकिन जी ये इसका जो अमेंडमेंट हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से इसको जो है जोड़ा गया है। मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को। ये आपको याद रखना, ये वाला ये पूछ लेता है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई है? तो 42nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने के अधिकार को कौन सा आर्टिकल संरक्षित करता है? मतलब तो करता है आर्टिकल 41। देखो ये भी समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है आर्टिकल, वो है मतलब ये डीपीएसपी है, ये भी तो काम की बात कर रहा है, आजीविका की बात कर रहा है। मातृत्व राहत संबंधित डीपीएसपी के संक्षिप्त में मतलब जो प्रसूति जो होती है उनको सुविधा देना, उनको जो सहायता करना, तो है आर्टिकल 42। राइट आंसर। पोषण स्तर को बढ़ाने वाले निर्देश के संक्षिप्त में, मतलब पोषण स्तर को बढ़ाना, पोषण स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ये आपका मिलेगा 47 में। किस डीपीएसपी का संबंध गांधीवादी सिद्धांतों से? अब गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित डीपीएसपी आ चुके हैं, हम इसको कवर करने वाले हैं। मतलब वो सिद्धांत जो गांधीवादी आइडियोलॉजी पर आधारित हैं, उनको जो है फॉलो करते हैं, उनके आधार पर इनको जो है लिया गया है। तो कौन सा है? द प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गांधी चाहते थे कि ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनको प्रमोट किया जाए, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 जो है किससे संबंधित है? तो देखो दो इसमें, ये अब जो तीसरा आइडियोलॉजी शामिल हो गई है उसका नाम है उदारवादी। उदारवादी उदारवादी कहते हैं कि इनका होना बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो कौन सा है, किससे संबंधित है? आपका ए। मतलब इसमें सॉरी अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन से, वन संरक्षण से, और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका प्राधिकरण से, या यूजीसी से। तो इसका मतलब है ए। इज राइट आंसर। तो ये वाला चीज आपकी ये बी वाली है, ये 48A में शामिल है, आर्टिकल 48A में। ये वाली है आर्टिकल 50 में, ये शामिल है आर्टिकल आपका 44 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद 42 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखो मुझे मैंने कहा था आपने ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, मैंने कई बार देखा है कई पेपरों में, खासकर आईएएस के पेपर में मैंने देखा है कि ये पूछा गया है। तो कौन शामिल होगा इसमें? निःशुल्क विधिक सहायता वाला शामिल होगा ना। तो इसमें या तो ये मतलब सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैंने यार इतना पढ़ा दिया आपको, ये एक्ट, ये ईयर तो आपको याद हो गया होगा, तो आपकी गारंटी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मारकों व धरोहरों के संरक्षण का निर्देश किस अनुच्छेद में है? हम सभी पता है आर्टिकल 49। ये उदारवादी पर आधारित हैं सब। कृषि को आधुनिक बनाने की बात किस डीपीएसपी में द्वारा की गई है? तो ये देखो ये भी क्वेश्चन आप दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका उदारवादी पे आधारित है,
और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 इज द राइट आंसर। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में? 50 में। ये तो पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। आपको याद कर लेना ये। अब अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला डीपीएसपी कौन सा है? ये तो आपको सही पता है, आर्टिकल 51। ये तो बहुत बार, मतलब कम से कम मान लो कि 3-4 बार तो ये आईएएस में पूछा चुका है, और पीसीएस में तो यूपीपीसीएस आता जाता है। ये सीधा पूछ लेता है कि आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, ये अंतरराष्ट्रीय शांति और को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो वो इसमें जो है आर्टिकल 51। सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप हम सबको पता है कैसे दिया गया है, आर्टिकल 51 में। इसमें देखो ये भी हो सकता है, और इसमें मतलब स्पेसिफिक इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो भाईचारा, सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने की बात तो ये मूल कर्तव्य में भी है, ठीक है। इसमें भी है, तो इसमें अब मुझे लगता है दोनों होना चाहिए, ए और बी, मतलब आंसर इसका होना चाहिए ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ रक्षा का निर्देश किस अनुच्छेद में? मतलब हम गौ रक्षा की सेवा करने की बात किस आर्टिकल में की है? तो आर्टिकल में की है आर्टिकल 48 में। मतलब गाय, भैंस, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं के संरक्षण और उनकी नस्लों के सुधार की बात करता है आर्टिकल 48। जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित थे, वो गांधी जी ये चाहते थे कि गाय की सेवा करना, गाय को संरक्षित रखना, मतलब संरक्षित करने की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने वाला कौन सा आर्टिकल है? मतलब सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने वाला नीति निर्देश तत्व कौन सा है, डीपीएसपी कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा है इसमें। देखिए इसमें सीधी सीधी बात है, आर्टिकल 43 बी राइट आंसर। वो जो कैसे, तो गांधीवादी जो विचारधारा है, गांधी जी कहते थे कि ग्रामीण स्तर पर हमें छोटे उद्योगों को व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर उनको बढ़ावा देना है। तो आर्टिकल 43 बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस प्रकार की राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे, मैं अगर 5 स्टार लगाऊं ना इसको, तो कम पड़ जाएंगे, और मैंने इतनी बात तो ये क्वेश्चन पेपर में देखा है। डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक लोकतंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य होता है कि सोशियो इकोनॉमिक लोकतंत्र की स्थापना करना या वेलफेयर राज्य की स्थापना करना। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको हिंदी में आप देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप या ये होगा, लिखा होगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, ये लिखा होगा। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना सही भी है, ये भी सही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी सही है। ये इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डीपीएसपी अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों पर आधारित है? तो आपको पता है आर्टिकल 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है वो आर्टिकल 51 है, इसको आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी कब लागू किए जा सकते हैं? डीपीएसपी कब लागू किए जा सकते हैं? जब संसद कानून बनाए, या स्वतः लागू हो, या राष्ट्रपति निर्देश दे, या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो आंसर, इसका आंसर होगा जब पार्लियामेंट कानून बनाए। इसलिए तो पार्लियामेंट कानून बनाए तभी तो ये लागू होते हैं। भाई वैसे तो ये कर्तव्य है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है फंडामेंटल राइट तरह। ये तो एक तरह का आर्टिकल 37 के अनुसार ये सरकार के ऊपर जो एक बताया गया कि कर्तव्य है तुम्हारे इनको लागू करना, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। फिर क्या करती है सरकार? पार्लियामेंट के थ्रू कानून लेके आती है। अगर किसी डीपीएसपी को लागू करना है तो पार्लियामेंट के थ्रू कानून लेके आई, उसके बाद उसको लागू करेगी। इसलिए तो आपने देखा होगा कि 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है लाई थी गवर्नमेंट के अनुसार, तो उसमें कुछ जोड़े गए थे। तो ए इज अ राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर जो है, प्रारंभिक बाल देखभाल का प्रावधान किस टीपीएसपी में? मतलब बाल देखभाल की बात हो रही है, तो हमसे वो बताया किसमें होगा ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लग रहा है कि गलत गलत हुआ है। मुझे लगता है हाँ, आर्टिकल ये हुआ है 42, मतलब प्रसूति जो तो है। हाँ, प्रसूति वाली बात तो इसी में होगा। मतलब जो बच्चा पैदा करती है प्रसूति है, वो आर्टिकल 42 में होगा। हाँ, प्लीज राइट आंसर।
कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता से न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है? ये तो मैंने अभी कहा था आपको। कौन सा? आर्टिकल 39A। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd, सॉरी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये अमेंडमेंट ऐसा है भाई, इसने संविधान के बहुत सारे भाग को चेंज किया है, इसलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, या दी जाती है। मिनी पेपर में आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को किसको किसको बोला जाता है? अमेंडमेंट 42nd को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध कौन सा डीपीएसपी है? 48, गांधीवादी। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था 46 अमेंडमेंट द्वारा। कब हुआ था ये? 2002 में। अनुच्छेद 43A इसके लिए जुड़ा गया है, तो ये श्रमिकों की भागीदारी ये होगा, और इसका आर्टिकल वो ही है 42nd, मतलब आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कौन सा है? 42 कॉस्टल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। समान नागरिक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश किस डीपीएसपी में, किसमें? ये तो चर्चा का विषय अक्सर बना रहता है, आर्टिकल 44 में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने सारे दोस्तों में इसको जो है अपना शेयर करना है आपको, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले वीडियो में मैं लेने वाला हूँ संविधान का भाग 5। तो संविधान भाग 5 में कम से कम 3 वीडियो आएंगे, कम से कम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। और इसलिए तो इसी में हम पढ़ने वाले हैं कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और महान्यायवादी, सब इसी में पढ़ने वाले हैं। और पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पार्लियामेंट के कौन से हाउस होते हैं, किससे क्या पावर होती है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को, आने वाले लेक्चर को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 3 पार्ट आने वाले हैं, तीनों पार्टों में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं चीजों को, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।